नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में मैं जनार्दन दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण में समास प्रकरण के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमने समास के बारे में बहुत सी बातें जानी और हमने अव्ययीभाव समास को पिछली वीडियो में ख़त्म किया। अब जो भी वीडियो में समास का लाऊंगा उसमें एक समास और एक वीडियो में ही आपको पूरा का पूरा समास मिल जाएगा। क्योंकि अव्ययीभाव समास थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए उसको दो भागों में बांटना जरूरी था। आज हम बात करेंगे द्विगु समास के ऊपर। समास प्रकरण में और वो भी कौन सा समास पढ़ेंगे हम? द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु इस तरह से या इस तरह से, जैसे आपको सुगम हो लिखना उस तरह से लिख सकते हैं। द्विगु समास, पहले समझ लेते हैं द्विगु समास की परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो द्विगु समास जो है, इसको सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे आसान तरीका है जो पता करने का, इसमें सबसे पहले ही आपको द्वि लगा मिल रहा है। द्वि, द्वि अर्थात दो। दो का अर्थ क्या हुआ? ये दो एक संख्या है, अर्थात द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची इसमें शब्द लगे होते हैं। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? जब द्वि आगे लगा है तो जाहिर सी बात है कौन सा पद प्रधान होगा? द्वितीय पद प्रधान होगा। द्विग में पहले से ही उन्होंने बता दिया ना, द्वि लगा के आगे कि इसमें कौन सा पद प्रधान हुआ? द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या हो गया? इसमें प्रधान हो गया। अव्ययीभाव समास में एक बात और ध्यान रखना कि जब भी प्रश्न अगर ये पूछ दे किस समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तो वहां पर अव्ययीभाव समास ही आएगा। नहीं तो ये सोचो कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता ही नहीं है। मैंने ये बात आपको कहीं नहीं बताई। होता है अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान, लेकिन किन्हीं किन्हीं स्थितियों में आपको द्वितीय पद भी मिल जाएगा अव्यय के रूप में। तो द्विगु समास जो है, अब अपने विषय पर रहेंगे। द्विगु समास है, द्विगु समास में द्वितीय पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। और सुन लो, प्रथम पद कैसा रहेगा? प्रथम पद संख्यावाची हो जाएगा। द्विगु समास में प्रथम पद क्या हुआ? संख्यावाची। और कौन सा पद प्रधान हुआ? द्वितीय पद प्रधान हुआ। द्विगु समास में दो बातें अगर आपने याद कर ली तो आपका द्विगु समास कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा? द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय और प्रथम पद संख्यावाची। चलिए हम द्विगु समास के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आपको द्विगु समास के बहुत से उदाहरण मिलेंगे, जो उदाहरण बहुब्रीहि समास में कभी कभी हम जाने और अनजाने में गलत कर देते हैं। आज से शायद आप ये गलती करना बंद कर देंगे। तो द्विगु समास के उदाहरणों पर चलते हैं। इसको हटा देते हैं पहले। पूरा एक साथ लिख देते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास का सबसे पहला उदाहरण आपको एक बात मैंने बता दी कि इसका प्रथम पद कैसा होएगा? संख्यावाची। तो देखिए पहला उदाहरण जो है इसका एकांकी। पहला उदाहरण हमने इसमें लिया एकांकी। अब एकांकी किसको कहते हैं? जो भी एक अंक का नाटक होता है उसको एकांकी कहा जाता है। एक अंक का नाटक क्या होता है? एकांकी। अब हम आपको इसका जो समास का विग्रह होएगा वो आपको नीचे स्लाइड पर मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ मेन बातें मैं लिखता चलूंगा। एकांकी, एक अंक का मतलब क्या होता है? अंक के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अंक गणित में भी प्रयोग होता है, अंक माने गोद भी होती है। उसी प्रकार अंक का अर्थ दृश्य भी होता है। अंक का अर्थ क्या होता है? दृश्य भी होता है। अर्थात ऐसा नाटक जिसमें मात्र एक दृश्य दर्शाया गया हो उसको एकांकी कहते हैं। अब ये कैसे तय करेंगे कि उस नाटक में एक ही दृश्य दर्शाया गया है? हम कोई मूवी देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं सिनेमा हॉल में या मूवी टीवी पर, मोबाइल पर, तो उसमें एक चीज़ देखते हैं कि जब भी वो कोई पिक्चर चल रही होती है, कोई फिल्म चल रही होती है, तो एक तरफ दिखाया जाता है कि एक नायक की शादी हो रही है, नायिका का ब्रेकअप हो रहा है।
इधर गाना चल रहा है, वहाँ पे दुश्मनों गुंडों से लड़ाई हो रही। तो ये सारे दृश्य एक साथ फिल्माए जाते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। लेकिन एक अंक का जो मतलब होता है, एक दृश्य का जो नाटक होता है या एकांकी जिसको कहते हैं, तो उसमें अगर प्रकरण है सीता स्वयंवर, तो सीता स्वयंवर का जो प्रकरण होगा उसमें सीता जी का स्वयंवर ही दिखाया जाएगा। वहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको कोई दूसरा दृश्य नहीं दिखाएगा। जैसे कि सीता के स्वयंवर के साथ साथ उनके घर में क्या घटनाएं घट रही हैं ये आपको नहीं दिखाया जाएगा। सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, उस समय भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में क्या बातें हो रही हैं ये आपको नहीं दर्शाया जाएगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीता स्वयंवर की बात करी जाएगी, तो वो एक अंक कहलाएगा और वो एक अंक या एक दृश्य का नाटक होएगा जिसको हम कहेंगे एकांकी। इसी में दूसरा उदाहरण देखते हैं, दोराहा या दुनाली। दुनाली, दुनाली का अर्थ क्या हुआ? दो नाल वाली। दुनाली का अर्थ हुआ दो नाल वाली। क्या होता है? बंदूक होता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण इसका मिलता है, एकांकी हुआ, दुनाली हुआ, दो पहिया। दो पहिया अर्थात दो पहियों वाला, उसे क्या कहेंगे? दो पहिया कहा जाएगा। तीन में देखिए त्रैमासिक, 3 मास का समाहार या 3 माह में दी जाने वाला किस्त, उसको क्या कहते हैं? त्रैमासिक किस्त, इस तरह से बोल देते हैं। तो 3 महीनों का उसमें आपको समाहार मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम एक उदाहरण देखेंगे, चौराहा। चौराहा जो उदाहरण है, चौराहा का जो विग्रह होएगा उसको कहेंगे 4 राहों का समाहार। समाहार क्यों कहेंगे? क्योंकि 4 राहें आकर वहां पर मिल जाती हैं, इसलिए वो समाहार कहा जाएगा। तो 4 राहों का समाहार क्या हुआ? चौराहा हुआ। आपसे कोई पूछे द्विगु में कौन सा समास है, द्विगु शब्द में ही कौन सा समास है, तो द्विगु शब्द में समास है द्विगु। कैसे समास है? द्वि का अर्थ होता है दो और गु का अर्थ होता है गाय। गा से अर्थ निकलता है गाय का। और हमने जब हिंदी व्याकरण की वर्णमाला की श्रृंखला चल रही थी तो मैंने आपसे कहा था, अगर किसी भी वर्ण के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगा दी जाती है तो वो एक पूरे वर्ग विशेष को प्रतिबिंबित करता है। तो गा का अर्थ गाय से निकल रहा था और गा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगते ही ये गायों का समूह हो गया, अर्थात 2 गायों का जो समूह था उसको हमने द्विगु कह दिया। 2 गायों का समूह, ये क्या कहा? द्विगु कहलाया। इसी में आगे एक उदाहरण आपको मिलता है, त्रिवेदी। त्रिवेदी अर्थात जिसको 3 वेदों का ज्ञान होगा उसे क्या कहा जाएगा? त्रिवेदी कहा जाएगा। द्विवेदी इसका उदाहरण होता है, जिसको 2 वेदों का ज्ञान होगा वो द्विवेदी कहलाया जाएगा। चतुर्वेदी, जिसे 4 वेदों का ज्ञान होगा वो चतुर्वेदी कहा जाएगा। अब समस्या शुरू होती है 4 से। कैसे? एक मैं आपके सामने शब्द लिखता हूं, मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, चतुर्भुज। मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, चतुर्भुज, और फिर मैं आपसे पूछ दूं कि चतुर्भुज में समास कौन सा होएगा? चतुर्भुज में समास कौन सा होएगा? आप जो भी समास बताएंगे मैं उस समास को तुरंत गलत बता करके अपना नया समास बता दूंगा। अब चतुर्भुज में समास, एक तो चतुर में 4 लग रहा है और भुजाओं का समूह बन रहा है, तो यहां पे द्विगु समास तो होना चाहिए ना। लेकिन चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं जिनकी हैं वो कौन है? ब्रह्मा जी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का उदाहरण हुआ चतुर्भुज। अब यहां पर इन स्थितियों में कैसे निर्णय लिया जाए कि चतुर्भुज में द्विगु समास होगा या चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास होएगा? तो इसके लिए मैंने समास के पहले ही वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि समास कभी भी शब्दों पर नहीं चलता। समास के लिए आपको विग्रह करना पड़ेगा। रही बात प्रश्न पत्र की, तो आपको चतुर्भुज में कभी द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर मिलते भी हैं तो वह आपको बहुब्रीहि ही करना है। अब बहुब्रीहि क्यों करना है इस बात को भी यहीं स्पष्ट कर लेते हैं। बहुब्रीहि समास का यहाँ प्रकरण तो कोई नहीं है, लेकिन द्विगु के साथ में बहुब्रीहि को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी इलॉजिकल चीज अगर आपको दिख जाए, इलॉजिकल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज जो हमारे समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर आपको देखने को ना मिले और उसका अस्तित्व हो, उसको वहां पर
बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज, अपने घर के आसपास देखिए 4 हाथों वाला कोई लड़का दिखता है? नहीं दिखता है। पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके 4 हाथ होंगे? नहीं होंगे। लेकिन 4 हाथ किसके थे? ब्रह्मा जी के। तो 4 हाथ ब्रह्मा जी के, इसलिए चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब यहां पर आप एक तर्क और दे सकते हैं कि चतुर्भुज इसे तो गणित में होता है, एक 4 लाइनें मिला दी तो चतुर्भुज बन गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि चतुर्भुज का समास में समास बताने से पहले उसका विग्रह कर लो। अगर विग्रह निकल कर आते 4 भुजाओं का समाहार या 4 भुजाओं का समूह, तब तो द्विगु समास बन जाएगा। और जैसे ही हम इसका विग्रह करेंगे, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो वहां पर चतुर्भुज में कौन सा समास बन जाएगा? बहुब्रीहि समास बन जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिए और बची हुई जो स्थिति है वो बहुब्रीहि समास पढ़ते हुए स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ दूं, षडानन, एक प्रश्न है, एक उदाहरण है या एक नाम है षडानन। अब षड का अर्थ तो 6 हो गया और आनंद का अर्थ हो गया सर, 6 सर वाला। अब 6 सर वाला कौन है पूरी दुनिया में? 6 सर वाला सिर्फ वो षडानन नाम का एक लड़का है जो शिव जी का पुत्र बताया जाता है। तो षडानन में 6 सर हैं उनके। क्या आपको अपने आसपास 6 सर वाला कोई व्यक्ति दिखता है? नहीं दिखता है। इसलिए यहां पर द्विगु समास ना होकर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और ये बात बहुब्रीहि समास की है, यहां बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि अधिकतर समय देखा जाता है कि बहुब्रीहि और द्विगु में बहुत ज्यादा सस्पेंस बन जाता है, समस्या बन जाती है। अभी तक मैंने जितना आपको समझाया ये तो आप अब तक पढ़ते आए होंगे, लेकिन एक नया मैं आपको बिंदु बताता चलूं जो शायद आपको काम आए और परीक्षाओं में प्रश्न को पूछने का जो स्तर बदलता जा रहा है, शायद यहां से प्रश्न आ जाए। विकारी शब्द कभी आपने सुने? पहले विकारी शब्द थोड़ी विशेषण और विशेष की बात कर लेते हैं। विशेषण और विशेष, एक तो विशेषण और विशेष। जिस स्थान पर विशेषण और विशेष की बात करी जाती है वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जहां पर विशेषण और विशेष की बात करी जाए वहां पर कौन समास मिलता है? कर्मधारय समास मिलता है। लेकिन ये मूल रूप से होता है, ये भी याद रखना, प्रमुख रूप से या मूल रूप से, प्रमुख रूप से। जहां पे भी विशेषण और विशेष की बात करी जाएगी वहां पर प्रमुख रूप से कौन सा समास मिलता है? कर्मधारय ही मिलेगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी है जहां पर विशेषण और विशेष मिलने पर द्विगु समास बन जाता है। जहां पर विशेषण और विशेष मिलने से कौन सा समास बन जाता है? द्विगु समास बन जाता है। अब आप कहेंगे द्विगु समास कैसे बन जाता है? इसका भी उत्तर इसी वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, विकारी शब्द आपने पढ़े होंगे। विकारी शब्द क्या होते हैं? ना मालूम हो तो मैं अभी बता देता हूं। ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग वचन के अनुसार, लिंग अथवा वचन के अनुसार जिनका रूप बदल जाता है, उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं शब्द? विकारी शब्द में क्या क्या आता है? संज्ञा आती है। चलिए, दूसरा क्या आता है? सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, विशेषण आता है, और चौथे नंबर क्या आती है? क्रिया आती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये काय में आपको मिलता है? ये मिलता है विकारी शब्द में। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तो ठीक है, 1 2 3 और 4। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, यहां पर तो आंख बंद करके भरोसा कर लो कर्मधारय समास की। लेकिन विशेषण की जब बात करोगे, विशेषण की जब बात करोगे, विशेषण को फिर आप बांटोगे। किन किन भागों में बांटेंगे विशेषण को? व्यक्तिवाचक, ठीक है, विशेषण क्या क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण भी होता है, विशेषण का ही एक प्रकार है। सार्वनामिक हो गया, गुणवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया और परिमाणवाचक हो गया। परिमाणवाचक,
ठीक है। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया मिले, और हमने देखा विशेषण फिर कहाँ मिलता है, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संज्ञा अगर लगी है विकारी शब्द में तो कर्मधारय समास आएगा, सर्वनाम के साथ में कर्मधारय आ जाएगा, क्रिया के साथ कर्मधारय आ जाएगा। लेकिन विशेषण की जब बात करोगे तो यहाँ स्थिति थोड़ी बदली मिलेगी। कैसे बदली मिलेगी? व्यक्तिवाचक विशेषण कोई मतलब नहीं रखना है, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक जो है संख्यावाचक विशेषण, ये सबसे महत्वपूर्ण है द्विगु समास के लिए। देखिए द्विगु समास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, मैं अगर एक उदाहरण लिखूं, त्रिनेत्र, मैंने उदाहरण लिखा त्रिनेत्र। अब आगे त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन, और नेत्र का होना है, ये संज्ञा है, मानोगे ना, नेत्र संज्ञा है, और उसके आगे त्रि लगा है, तीन संख्यावाचक संख्या है, अर्थात ये संख्या किसकी विशेषता बता रही है? नेत्र की। नेत्र की संख्या कितनी है? तीन, और ये तीन कौन बता रहा है? तीन के आगे जो त्रि लगा है ये तीन ही तो है, और ये तीन क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ, और नेत्र क्या हुआ? संज्ञा हुई। तो संख्यावाचक विशेषण के साथ में द्विगु समास आता है, लेकिन गौण रूप से। अगर आपको कभी ऐसे पूछ दिया जाए कि संख्यावाची शब्द दे दिया त्रिनेत्र, और त्रिनेत्र के साथ में द्विगु समास गायब कर दिया, सॉरी माफ करिए, अगर आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि वह समास कौन सा होगा, या संख्यावाचक विशेषण के साथ, संख्यावाची विशेषण के साथ में अगर कोई संज्ञा जोड़ दी जाए तो कौन सा समास बनेगा, और वहां पर कर्मधारय ना हो, तब आप वहां पर कौन सा टिक करके आएंगे? द्विगु समास। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ये सोच लेते हैं कि इसमें ऑप्शन ही गलत है, अब बेई भाव दे दिया, कर्मधारय गायब कर दिया, द्वंद्व दे दिया, द्विगु दे दिया, बहुब्रीहि दे दिया, तो हम ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर ये विकल्प गलत है, बल्कि विकल्प गलत नहीं होता है। संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो गौण रूप से द्विगु समास के उदाहरण बनाकर लाता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये प्रमुख रूप से नहीं होता है, ना ही इसका आपको कोई उल्लेख मिलेगा, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है कि जो संख्यावाचक विशेषण होएगा वो द्विगु समास का भी उदाहरण हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से उदाहरणों पर और बात कर लेते हैं, उसके साथ ही हमारा द्विगु समास का जो प्रकरण है ये भी समाप्त हो जाएगा, और फिर हम अपने अगले समास की ओर बढ़ेंगे। तो अब मैं अपने नोट्स से उदाहरण देखता जाऊंगा और आपको स्पष्ट कराता जाऊंगा। चलिए हम दो से शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था द्विगु, दो गायों का समाहार हुआ, दो गायों का समूह क्या कहलाया? द्विगु। तो इसमें कौन सा समास हो गया? द्विगु। आप चाहें तो इन उदाहरणों को लिख भी सकते हैं कि ये वही उदाहरण है जो अभी तक किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और इनका यही उत्तर भी होगा जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। दुधारी, दो धार वाली जो भी चीज होगी वो दुधारी कहे, दुधारी तलवार होती है तो दुधारी हो गया। इसी तरह से द्विवेदी, दो वेदों का जो ज्ञाता होता है उसे कहते हैं द्विवेदी। तिराहा, तीन राहों का समाहार, तीन राहों का समूह नहीं कहेंगे क्योंकि तीन राह आकर के मिलते हैं एक स्थान पर, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया, ये मिल गए, तो ये क्या हो गया? समाहार हो गया, समूह नहीं। तो कभी ये भी आपसे अगर पूछ दिया जाए तिराहा का जो सही समास विग्रह है, तीन राहों का समूह या तीन राहों का समाहार, तो वहां पे तीन राहों का समाहार, जहां पर कुछ चीजें मिलती हुई आपको दिखाई दे, वहां पे कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? समाहार। इसी तरह से अगला उदाहरण है त्रिफिला। अब देखिए त्रिफिला में बहुत कंट्रोवर्सी रहती है कि त्रिफला एक तो हो जाता तीन फलों का जो मिश्रण है या समूह है, तीन फलों का मिश्रण क्या कहलाया? त्रिफला कहलाया। लेकिन कुछ लोग यहां कह देते हैं त्रिफला में मात्र तीन, वो हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला का जो मिश्रण है उसको ही त्रिफला कहा जाता है, जो बाजार में चूर्ण मिलता है पेट साफ करने के लिए। तो त्रिफला में हरड़, बहेड़ा, आंवला का ही मिश्रण है, तो वो कौन सा समास बन जाएगा? बहुब्रीहि समास बन जाएगा। और अगर त्रिफला सीधे से लिख दिया जाए तीन फलों का मिश्रण, तो फिर कौन सा समास बन जाएगा? द्विगु समास बन जाएगा। बात मोटी मोटी इतनी समझ लो कि समास हमेशा विग्रह पर चलेगा, चाहे आप त्रिफला की स्थिति देख ले, और चाहे अभी जो नया आपको एक और उदाहरण मिलने वाला है चतुर्भुज। हमने चतुर्भुज पे बात करी। अब चतुर्भुज में अगर आप उसका विग्रह करते हैं, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो बहुब्रीहि बन जाएगा। और चतुर्भुज को अगर कर दो चार भुजाओं का समूह, तो आपका चतुर्भुज गणितीय संरचना बन जाती है। कुछ और उदाहरण हैं इसी प्रकार के, जिसमें एक आता है सतसई। सतसई
सतसई का अर्थ होता है 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का जो समूह है सतसई है। अब क्या अब उसमें कुछ लोग ये कह देते हैं कि 700 दोहों का समूह सिर्फ बिहारी ने लिखा, अर्थात जो बिहारी सतसई है, तो यहाँ पे इनको बहुब्री समास में मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको बहुब्री समास में मान लेते हैं। लेकिन इस भूल में मत रहना कि 700 दोहों का जो समूह है या 700 दोहों को एक साथ लिखने का कार्य सिर्फ बिहारी ने किया। ऐसे 150 कवि आपको मिल जाएंगे हिंदी साहित्य में जिनने 700 दोहे सिर्फ 700 ही लिखे हैं उनने, और वो भी क्या कहलाएगी, सतसई कहलाएगी। तो सतसई, त्रिफला, चतुर्भुज, पंचवटी, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इनमें अगर द्विगु समास है तो इनके साथ में बहुब्री विकल्प में नहीं होगा, और अगर बहुब्री है तो इनके साथ में द्विगु विकल्प में नहीं होगा। और द्विगु और बहुब्री दोनों विकल्प में होने पर बहुब्री ही सही लगा कर आना है, क्योंकि सतसई, पंचवटी। अब पंचवटी में देखिए, वट मतलब 5 वट वृक्ष जहां लगे हैं वो जगह पंचवटी हो गई। क्या मध्य प्रदेश में एक स्थान था जहां भगवान श्री राम सीता जी के साथ रुके थे अपने वनवास के दिनों में, क्या वहीं पर पंचवटी है? दुनिया में लाखों स्थानों पर 5 वट वृक्ष लगे मिल जाएंगे, तो क्या वो सारी पंचवटी हो जाएंगी? नहीं मान रहे हैं। तो पंचवटी में कौन सा समास हो गया? बहुब्री समास हो गया। लेकिन ये स्थितियां तब की हैं जब दोनों विकल्प एक साथ हो जाए। अधिकतम आशा यह की जाती है कि दोनों के दोनों विकल्प एक साथ ना मिले। पंचामृत, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। पंचामृत का मतलब होता है 5 अमृतों का मिश्रण। 5 अमृतों का जो मिश्रण होता है वो पंचामृत कहलाता है। पंचामृत कब खाने को मिलता है? जब घर में सत्यनारायण की कथा होती है। तो एक हिंदी के छात्र होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि पंचामृत में कौन कौन सी चीजें मिली होती हैं। तो पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले दूध, फिर दूध का एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है दही, और दही के साथ में मिलता है घी, इसके साथ मिलता है शहद। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? पंचामृत बनाती हैं। शक्कर नहीं, तुलसी पत्र लिख सकते हो, तुलसी दल लिख लो, 5 अमृत बना दो, तुलसी दल। तो ये 5 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? पंचामृत बनाती हैं। तो क्या सिर्फ इन 5 चीजों के मिश्रण को ही आप पंचामृत कहेंगे? मैं कह रहा हूं, मैंने एक प्लेट लगाई जिसमें 5 तरह की सब्जियां डाल दी, क्या वो पंचामृत हो जाएंगी? नहीं हो जाएंगी, क्योंकि पंचामृत इसके लिए विशेष हो चुका है, विशेष उदाहरण रूढ़ हो चुका है कि पंचामृत की जब भी बात करेंगे तो आपके मुंह में वही फ्लेवर आ जाएगा जो पड़ोसी के यहाँ सत्यनारायण कथा में पंचामृत पी के आए थे। तो ये उदाहरण द्विगु समास के काफी थोड़े से कठिन होते हैं। अपनी विवेक का प्रयोग करिए, और अगर कायदे से उसको समझेंगे तो द्विगु समास कभी गलत नहीं होगा। कभी कभी ये बात सुनने में आती है कि बहुब्रीय समास लोग दे देते हैं, और बहुत से विद्वान मिल जाएंगे, बहुत सी पुस्तकें हिंदी की मिल जाएंगी आपको, जहां पर वो हर एक शब्द को घुमा फिरा के बहुब्रीय बना देते हैं। तो इस तरह से अगर आपको बहुब्रीय बनाना है तो उसके लिए बहुत रास्ते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना उद्देश्य था बताने का कि द्विगु समास जो होता है संख्यावाची होता है। इसके उदाहरण बहुब्रीय से मिलते जुलते हैं तो डाउट हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि बहुब्रीय समास जो होता है हमेशा उसमें तीसरा पद प्रधान होता है, और बहुब्रीय समास में हमेशा ही 2 समासों के उदाहरण आपको मिलेंगे। बहुब्रीय समास में कभी एक समास का उदाहरण नहीं मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विषय पे। एक महत्वपूर्ण बात और छूट रही है बताने से, उसके साथ ही आपका ये द्विगु समास का प्रकरण समाप्त हो जाएगा। ये एक नोट लगा के लिख लो, बहुत काम आएगी ये चीज आपको। नोट लगा के लिखना है कि 1 से लेकर 10 और 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है।
जैसे 1 से लेकर 8 तक के उदाहरण मैं एक बार बोल दूं आपको। एकांकी, एक अंक का नाटक, दो धारों का समूह, इसी तरह से त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, 4 पाई, 4 पायों का समूह, पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह, सप्ताह, सप्ताह में सप्ताह का जब करेंगे ना तो ये इस तरह से लिखा जाता है सप्ताह, सप्त प्लस अहन, अहन का मतलब होता है दिन, अर्थात 7 दिनों का जो समूह होता है क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, और दशाब्दी, अर्थात अब्दी का अर्थ होता है वर्ष, तो दशाब्दी का मतलब हो गया, दशाब्दी 10 वर्षों का समूह। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के उदाहरण तो मैंने आपको बता दिए। अब 10 से भाज्य संख्याएं, जैसे कि उसका एक उदाहरण देखते हैं। सतसई ही हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण, सतसई। सतसई अगर सतसई में सीधे से पूछ दिया जाए तो 700, और 700 में 10 का भाग चला जाएगा, 70 बचेगा। सतसई 700 में भाग गया 10 का, तो इसमें कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। कुछ विद्वान लोग अब यहाँ पे ये बताएंगे कि इस प्रकार से 70 में भी समास होगा, 80 में भी होएगा, 90 में ही होएगा। तो उन विद्वानों के लिए एक ये बात है कि जब मैंने समास पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि जब 2 पदों को एक साथ बिठाया जाता है तो वहाँ पर समास बनता है, अर्थात यहाँ पर 2 पद आपको नहीं मिल रहे हैं। सतसई में 7 और सही मिल रहे हैं, दशाब्दी में 10 और अब्दी मिल रहे हैं, सप्ताह में सप्त और अहन मिल रहा है। क्या 70 में ऐसा कुछ मिल रहा है? अब ये मत कर देना कि 50 + 20 = 70, तो 2 पद मिल गई है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। द्विगु समास और बहुब्री समास से थोड़ा बच के रहिए। कुछ चीज़ें आपको रूढ़ लगती हैं, जो मैंने बताया कि जो वास्तव में रूढ़ होती हैं, जिसमें चतुर्भुज हो गया, पंचवटी हो गया, जिनका उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, दशानन हो गया। तो दशानन ऐसे 10 सिर आपको किसी को लगे नहीं मिल जाएंगे। ये बहुत बेसिक बात है समझने के लिए, कोई नियम में कहीं किताब में नहीं लिखा है इस तरह से। उसी तरह से पंचमुखी जो होते हैं, हनुमान जी के पंचानन कहा जाता है। 5 मुख तो शंकर जी के, शिव जी के भी है, लेकिन वो रूढ़ है हनुमान जी के पद में, तो पंचानन हो जाता। तो ऐसी चीज़ें जो आपको अपने समाज में नहीं देखने को मिलती हैं, उनमें बहुब्री समास ही लगाना उचित होता है। और द्विगु समास और बहुब्री समास के बीच जो अंतर था, मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपने अगले समास की। तब तक के लिए नमस्कार।